नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी जब हम छोटे थे, बचपन से जो है 26 जनवरी का बहुत इंतजार करते। सबसे पहले तो हमें यही इंतजार रहता, जानते नहीं थे गणतंत्र दिवस कौन सा है, स्वतंत्रता दिवस कौन सा है। फिर यही ध्यान रहता था कि 26 जनवरी आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, झंडियां लाएंगे, हाथों लगाएंगे, पीटी परेड करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लड्डू खाएंगे, ये बस उमंगे यही थी और वही जिंदगी थी। हकीकत बात है, आज भी उन दिनों को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अब तो भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है। अब जब स्कूल के बच्चों को देखते हैं तो वास्तव में वो वापस दिन याद आ जाते हैं। लेकिन समय ऐसा आया है कि पिछले 2-3 2 वर्ष हो गए लगभग, सही तरीके से बच्चे भी इसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। और कोरोना की गस्त में आगोश में जकड़ा हुआ जो देश है वो अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, वास्तविक जो आनंद आता है वो कहीं ना कहीं दूर रह गया है। साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं ये देना चाहूंगा, और मेरे दिल से इच्छा भी यही है कि जो योग्य अभ्यर्थी जितने भी मेहनत कर रहे हैं जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं, वे सभी अपना अगला स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस विद्यालय में पद पर कार्यरत होकर, राजकीय जो पद है आपकी इच्छा उस पर कार्यरत होकर मनाएं। और जब आप उस पर कार्यरत होकर मुझे बधाई संदेश भेजेंगे तब वास्तव में आपका नहीं, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कई विद्यार्थियों ने सोचा होगा कि आज 26 जनवरी है, पता नहीं सर क्लास नहीं दें क्योंकि छुट्टी का एक माहौल सा बन जाता है। लेकिन ये इच्छा जो है बचपन में की जाती तो अच्छा होता। अभी अपनी छुट्टियां मारने के दिन है नहीं, और वैसे कोई काम होता है तो छुट्टी वैसे ही रख लेते, तो बीच में ऐसे ही क्यों ली जाए। नियमितता जो है उसे बनाकर रखें। आप भी ये कोशिश करें कि आपकी नियमितता भी बनी रहे और आपका जो लक्ष्य है वो हमेशा ध्यान में रहे। आपका लक्ष्य आपकी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है साथियों, तो अब अपनी क्लास को विधिवत रूप से वापस शुरू करते हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा कि एकीकरण कैसे शुरू हुआ, आपको याद करवाने की कोशिश मैंने की और जानकर अच्छा लगा, काफी सारे कमेंट कि आपको हकीकत ये जो है याद हो गया। मैं सही दिल से कह रहा हूं, मैंने एकीकरण जब से पढ़ना शुरू किया है, जब से जीके की तैयारी शुरू की है की थी, अपने जब एग्जाम देता था मैंने एकीकरण इसी तरीके से याद किया। और आज दिन तक एकीकरण का एक भी सवाल गलत भी नहीं हुआ। लगभग ये रहता है, लेकिन वह कंफ्यूजन जब होता है तभी वो सवाल गलत होते हैं। तो ये कोशिश यही है, अभी भी आगे भी यही कोशिश है। आज की जो क्लास है साथियों, इसमें आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, कंसेप्ट भी आपके क्लियर करवाने वाला हूँ। कैसे सिरोही को मिलाया, कैसे सिरोही मतलब कहीं और गुजरात में मिलने वाला था, कैसे यहाँ मिला, किस तरीके से किन किन चरणों में मिला, मेवाड़ कैसे मिला, बाकी सारी रियासतों कैसे मिलाया गया, वो सारी चीजें बताऊंगा। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको नोट्स भी नोट करवाऊंगा कि क्या चीज आपको लिखनी है और क्या कैसे। तो बने रहे और व्यवस्थित तरीके से ये एकीकरण की अपनी अंतिम क्लास होगी, इसको व्यवस्थित तरीके से आप सुने। आज आपके सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये स्टोरी जो 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 बीच बीच में बताऊंगा वो सुन लोगे तो यूं समझ लो कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कोशिश मेरी रहेगी और जैसी है वैसी हमेशा ही कहता हूं कि बेहतर से बेहतर दिया जाए। और अब जो है बातें बहुत हो गई, अब मुझे लगता है औपचारिकता से बाहर निकल के वास्तविकता में आना पड़ेगा। चलिए कल साथियों अपन ने प्रथम चरण पढ़ लिया था जिसमें अपन ने पढ़ा था मत्स्य संघ। ठीक है, के.एम. मुंशी द्वारा मत्स्य संघ नाम दिया गया। महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश कहते थे इस क्षेत्र को, तो उसी आधार पर के.एम. मुंशी ने यह सुझाव दिया था और उस सुझाव को मानकर मत्स्य संघ रख दिया था। अब मत्स्य संघ है ना, यूं समझ लो कि एक मत्स्य संघ को बनाकर जो है अलग रख दिया है, और अब ये जो संघ बनेंगे वो अलग से बनेंगे। बाद में उसमें मत्स्य संघ को वापस मिलाया जाएगा। कैसे मिलाया जाएगा अभी क्लास में आगे आगे आपको बताता हूं। ठीक है, अब मत्स्य संघ को आप अलग रख देना एक बार। ठीक है, वो जब मिलेगा तभी आप अपन उसको मिलाएंगे। अब दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण की सबसे पहले डेट ध्यान में रख लेते हैं अपन, 25 मार्च 1948 डेट याद करवाई थी। अब देखो इसमें क्या स्टोरी हुई। अब जब क्योंकि चारों तरफ एकीकरण का माहौल चल रहा था, रियासती विभाग गठित हो चुका था और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ये इसी में लगे थे कि कैसे इनको जोड़ा जाए, कैसे इन रियासतों को जोड़कर एक भारतीय संघ बनाया जाए। अब इसी दरमियान क्यों माहौल यही था, तो कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर के जो रियासतें थी उन सब ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा रियासती विभाग के समक्ष कि हमारा ये प्रस्ताव है कि इन इन रियासतों को जोड़कर हमारा एक संघ बना दिया जाए।
तो हमारा मतलब एक संघ बना दिया जाए तो हम ये इतनी सारी रियासतें जोड़कर हम जो है एक राज्य के रूप में काम कर लेंगे। ये तो इसमें जो है इस चरण के अंदर 9 रियासतें और एक ठिकाना जोड़ा गया। अब उसमें से मैं आपको सबसे पहले ट्रिक पर ले जाता हूं, बाद में ये बताऊंगा कि 9 रियासतें कौन कौन सी थी, क्योंकि इसको समझोगे फिर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। इसकी ट्रिक है डुकू भाषा टोबू की झाको प्रतापगढ़ में। डुकू भाषा डोकरा मारवाड़ी में क्या डोकरू भाषा, ठीक है। डुकू भाषा टोबू की झाको प्रतापगढ़ में, डुकू भाषा टोबू की झाको प्रतापगढ़ में, यूं याद करनी, ठीक है। अब देखो डुक्कू भाषा यानी कि यहां से ले लेते हैं डूंगरपुर, ठीक है। कुशलगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है। इसको यहां लेता हूं मैं टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत आ गई। फिर देखो इसको लेता हूं यहां बूंदी, ठीक है। यहां से इसको लेते हैं किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है। यहां लेते हैं झालावाड़, झालावाड़, यहां लेते हैं कोटा, ठीक है। और ये आ जाएगा सीधा का सीधा प्रतापगढ़, ठीक है। अब गिनो, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि कितनी हुई 9 + 1, ठीक है। इसमें से ये आपके ठिकाना जुड़ा है कुशलगढ़, ठीक है। ये ठिकाना जुड़ा है कुशलगढ़। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि हमारी जो है इन रियासतों को मिलाकर और हमारा एक संघ बना दिया जाए और फिर हम जो है साथ मिलकर रह लेंगे और अपना शासन चला लेंगे। रियासती विभाग भी चाहता आखिर में यही था कि सभी को मिलाया जाए, और यहाँ के जो प्रजामंडल थे वो भी ये चाहते थे कि मिलाया जाए। लेकिन रियासती विभाग का मानस ये था कि इनको मालवा या मध्य प्रदेश में मिलाया जाए। कहाँ मिलाया जाए? मालवा के अंदर। ध्यान से सुनना साथियों, बहुत क्लियर होगा यहां से मैटर आपके। इनका मत था कि इनको मालवा या मध्य प्रदेश में मिलाया जाए, रियासती विभाग का ये मतलब मानना था। लेकिन यहाँ के जो शासक थे और प्रजामंडल थे वो ये चाहते थे कि नहीं, हम उसमें नहीं मिलकर हम राजस्थान के अंदर ही मिलेंगे। तब फिर बाद में रियासती विभाग भाई ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, उनको कुल मिला के जोड़ना था। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जोड़ देते, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो कि इसमें जोड़ देते। अब इन सबको जोड़ने में एक दिक्कत आ रही थी बीच में, कि इन सबके बीच में एक बड़ी रियासत थी जो मेवाड़ थी। कौन सी थी? मेवाड़। तो रियासती विभाग का यह मानना था कि क्यों ना मेवाड़ को भी इसमें मिला लिया जाए। हालांकि उनके द्वारा जो मापदंड तैयार किए गए थे उसके अनुसार मेवाड़ जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। राजस्थान की बड़ी रियासतें थी जिसमें जोधपुर, जैसलमेर वगैरह ये भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो इसमें से अपने मेवाड़ का भी यही था कि स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। फोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्होंने मापदंड तय किए थे। फोर्स नहीं कर सकते थे, बाकी निवेदन तो कर सका। तो निवेदन करा राणा जी पाड़ा गया कि राणा जी आप भी मतलब आ जाओ, आप ससम्मान मतलब आप जो भी मतलब सम्मान है वो आप राज प्रमुख बन जाना, ये वगैरह वगैरह। राणा जी कह दियो के मुझको माफ करना, गलती मारे से कौन हुए, ठीक है। राणा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। तो रियासती विभाग ने थोड़ी सी मनवार और की और के कोई कम यार अपा मापदंड तय करिया ने नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई फोर्स थोड़ी कर सका, मापदंड के अनुसार बात कर रहा है, कोई गलत तो बात है भी कौन कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत कौन। यहाँ पे फिर क्या हुआ, बूंदी के जो महाराव थे उन्होंने अपने निजी स्तर पर और प्रयास किया। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह जो उपराज प्रमुख बनेंगे, उन्होंने अपने निजी स्तर पर और प्रयास किया। क्यों किया? क्या जरूरत थी इनको, बाकी ने नहीं की, इन्होंने की। इनको जरूरत यह थी क्योंकि इस प्रस्ताव में यह मंजूरी दी गई थी कि कोटा के जो भीम सिंह है, ये देखो कोटा के जो भीम सिंह है उन्हें राज प्रमुख बनाया जाएगा। क्योंकि प्रस्ताव कौन लेके गए थे? कोटा, डूंगरपुर और ये लेके गए थे। तो कि कोटा के भीम सिंह को बनाया जाएगा राज प्रमुख। और बूंदी के जो शासक थे उनके छोटे भाई थे कोटा वाले, तो छोटे भाई के अधीन काम करना, अरे मतलब कि एक क्या है, धर्म संकट की बात हो गई। मतलब वह क्या नहीं, मतलब अब आत्मसम्मान की बात होगी यार। छोटे भाई के अधीन काम क्या करेंगे, या तो बड़ो बना नहीं सकेगी, प्रस्ताव ये रखियो। अब फंसी गाड़ी जन बूंदी वाला सोचे कि अगर मेवाड़ वाला राजी हो जा
और मेवाड़ वाला आए तो राज प्रमुख मेवाड़ वाला ही बाणी राणा जी बाणी और राणा जी बाणी जन्म दोनों ही मैं बूंदी और कोटा वाला बराबर हो जाऊं तो हमारे कोई दिक्कत आवे कौन। ये बात हुई तो अब यहाँ पे जो है इन्होंने प्रयास बूंदी वालों ने और किया, लेकिन राणा जी कह दियो कि मुझको माफ करना, गलती हमारे से कौन हुआ। ठीक है, मेवाड़ फिर से नहीं मिला। फिर जो है इन रियासतों को मिलाकर एक संघ बना दिया गया जिसका नाम हुआ पूर्व राजस्थान। इसे राजस्थान संघ भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, लेकिन राजस्थान संघ जो है वो छठे चरण में आएगा, ओरिजिनल वास्तविक नाम, लेकिन पूर्व राजस्थान अपन मान सकते हैं। तो मेवाड़ को अलग रख के और इनको मिलाकर एक संघ बन गया यहाँ पे, और इसकी स्थापना मतलब हो गई है 25 मार्च 1948। ये स्टोरी थी इसकी। फिर मेवाड़ में मतलब इसमें यहीं पे इसी चरण में ही मेवाड़ की भी मतलब परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेवाड़ की भी इच्छा हुई कि यार मिल जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि उस समय आपको पता है प्रजामंडल के आंदोलन चल रहे थे सभी, इनकी भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मिल जाते हैं, लेकिन उस समय तक देर हो चुकी थी। इसकी जो है तारीख फिक्स हो चुकी थी, शपथ लेने की वगैरह सब कुछ फिक्स हो चुका था, तो इसमें बदलाव नहीं था। फिर रियासती विभाग ने कहा कि आपका प्रस्ताव आया है वो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन अब इसका जो अगला अपन चरण देखेंगे उसके अंदर आपको मिला लेंगे, और अगले चरण में ही मिलेगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको देखो, अब ये स्टोरी तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कल हमेशा के लिए आपके हो जाएगी ये स्थायी। उसके बाद में यहाँ जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनता है कि राज प्रमुख कौन थे। भीम सिंह कोटा ट्रिक से पढ़ा था। उप राज प्रमुख बहादुर सिंह, याद रह जाएगा आप तो, कि बूंदी वाली स्टोरी बता दी आपको। राजधानी कोटा अलका उदय की 4 बार जय पढ़ी थी। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, ठीक है, शोभा गोकुमाणी हीरा हीरा पढ़ा था। उद्घाटन का एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, अपने जीजी का नेहरू सरदार ट्रिक पड़ी थी, ठीक है। ठिकाना नकुल, नकुल में से कुशलगढ़ आ गया। तो 9 रियासत है, एक ठिकाना, और ये रियासतें मतलब इसमें से एक भी आपके चुकनी नहीं चाहिए। डुकुबासा, टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, यूं याद होनी चाहिए। मैं थे कौन, मैं एकीकरण की सारी ट्रिक थान बोल में बता सकूं, है ना। तो आपको भी 18, 25, 18, 30 का आधा, 15, 26 एक मामा अम्मी जान। फिर राजधानियों को पूछ ले तो अलका उदय की 4 बार जय। फिर आपको पूछ ले जैसे राज प्रमुख का पूछ लेते हैं तो उदय भी भूपा मान मान मान। आपको प्रधानमंत्री का पूछ लेते हैं तो शोभा गोकुमाणी हीरा 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 हीरा। और इसी तरीके से याद करनी है। उद्घाटन करता जीजी का नेहरू सरदार, ये नकुल, बस ये है। डुकुबासा टोकू की झाकू प्रतापगढ़, इतनी सी है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। याद हो गई मतलब समझ लो कि इस टॉपिक का अंत है। फिर तो ये है आपके दूसरा चरण, और दूसरा चरण इस तरीके से संपन्न हो गया। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे चरण की ओर। आज आपके मतलब पूरा ही मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, जितनी मेरी कोशिश है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये आप पहले नोट करो, फिर अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। साथियों अगले चरण में क्या होता है, तीसरा चरण आ गया है अपना, और तीसरे चरण का नाम सबसे पहले तो ध्यान रखना संयुक्त राजस्थान है, ठीक है। संयुक्त राजस्थान की जो अपने स्थापना है वो 18 अप्रैल 1948, और इसमें जो शामिल रियासतें हुई वो पूर्व राजस्थान, यानी कि अभी तक जो पूर्व राजस्थान बना, मत्स्य संघ अलग ही है, ठीक है, उसको मत जोड़ना। पूर्व राजस्थान जो बना उसके अंदर उदयपुर जुड़ेगा, तब जाके ये संयुक्त राजस्थान होगा, ठीक है। तो ये संयुक्त राजस्थान होगा। अब यहाँ पे मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भोपाल सिंह थे। अब ये जो बने हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थिति क्या हुई। अब स्थिति ये हुई कि सबसे पहले तो आपको पता है पूर्व राजस्थान के समय मेवाड़ के महाराणा ने मना कर दिया कि हाँ मैं शामिल कौन हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, प्रजामंडल और जनता का वो आंदोलन वगैरह चल रहे थे, वो वाला दौर था, तो वहां पे भी जनता और प्रजामंडल सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि यदि विकास सही में चाहते हैं और इस धारा में शामिल होना चाहते हैं तो हमें इनका हिस्सा बनना पड़ेगा। हम स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखेंगे तो कब तक आगे तक चलेंगे। और मेवाड़ के महाराणा के अकेलों के कहने से ये नहीं हो सकता। 20 लाख की जो जनता है उसका अकेलों का निर्णय एक मेवाड़ महाराणा कैसे कर सकते हैं। जनता चाहती है कि मिला जाए, तो इस तरीके से जो है मेवाड़ के महाराणा मजबूर हो गए इनके साथ में मिलने के लिए। तभी मैंने बताया कि फिर उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे भी जो है शामिल कर लो, लेकिन वो उस समय लेट हो गए। अब लेट हो गए तो कहा कि अगले में कर देंगे। अब अगले में मेवाड़ के महाराणा को मिलना तो है इसमें, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने अपनी शर्तें रख दी। शर्तें क्या रखी कि मैं मिलूंगा लेकिन मेरी शर्तों पर मिलूंगा। शर्तें क्या रखी कि मुझे जो है इसका संयुक्त राजस्थान का मुझे वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी कि आगे से आगे जैसे मेरा वंश चलेगा वो राज प्रमुख वो ही रहेंगे, एक तरह से मतलब सत्ता कायम रहेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या कि 20 लाख रुपए प्रीविपर्स दिया जाए।
प्रीवी पर्स एक ऐसा पर्स होता था, पर्स कह सकते हैं इसको, वॉलेट होता था एक तरह का, जिसके अंदर राजा के जो है पूरा वार्षिक खर्चा दिया जाता था। इसी शॉर्ट में याद रख लो। तो 20 लाख रुपए मुझे प्रीवी पर्स दिए जाए, खर्चे वाला वो सब। अब 20 लाख का प्रावधान नहीं था मिलाने के लिए, वहां प्रावधान था ही नहीं, तो 20 लाख रुपए इनको दे नहीं सकते थे। तो उस समय रियासती विभाग ने क्या किया, 20 लाख दिए भी लेकिन अलग तरीके से दिए। 10 लाख तो प्रीवी पर्स दे दिया और 5 लाख इनको दे दिया, इसका भत्ता दे दिया, राज प्रमुख के पद का भत्ता दे दिया, और 5 लाख धार्मिक खर्चों के करके, और ऐसे करके राजी कर दिया, 20 लाख दे दिया। अब ये 20 लाख पे अड़ गए तो 20 लाख देने भी है, लेकिन दे कैसे, तो 20 लाख यहां से ऐसे मंजूर कर लिए। समझ लेना इस चीज को, ठीक है। कैसे दिए, 10 लाख डायरेक्ट दिए, 5 लाख जो है उनको दे दिया, भत्ता दे दिया इसका, और 5 लाख रुपए धार्मिक खर्चों के दे दिए, इस तरीके से। और इन्होंने कहा कि उदयपुर को राजधानी बना जाए, कोई समस्या ही नहीं। जब बड़ी रियासत है और मिलने के लिए तैयार है तो उनकी शर्तों को मान लिया जाता है। अब जब शर्तों को माना है तो इनको बनाएंगे तो उनको हटाना पड़ेगा, तो वहां से भी कुछ ना कुछ तो भाई आवाज उठेगी कि हम पहले जुड़े तो हमारी क्या गलती है। तो उनमें फिर ऐसा तय हुआ कि इनका जो अधिवेशन होगा वार्षिक, वो कोटा में ही होगा, ये तय किया गया, और फिर इनकी ये शर्तें मान ली गई। इस तरीके से उदयपुर जो है मिला था, उदयपुर कह दो चाहे मेवाड़ कह दो, उदयपुर मिल गया राजस्थान के अंदर, इसमें संघ के अंदर संयुक्त राजस्थान बन गया, और इस तरीके से ये तीसरा चरण संपन्न हुआ। अब इसमें देखो महाराणा किसको बनाया, शर्त के अनुसार महाराणा भूपाल सिंह को। तो यहाँ जो राज प्रमुख थे उनको बना दिया उपराज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख भी तो था, उनका क्या किया, बहादुर सिंह जी का क्या किया, बहादुर सिंह जी को बना दिया कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ये बन गए वरिष्ठ उपराज प्रमुख। अब है कुल मिला के उपराज प्रमुख भीम सिंह है, ये ध्यान रखना। अब कनिष्ठ में खाली मतलब नाम है, सम्मान देता है कहता कि ऋण ऋण नहीं बोले, नहीं छोटे बच्चे जो ऋण बढ़ जाता है भी साइड में जान मुंडो चढ़ान बैठ जाता। तो ये बात है क्या, ऋण नहीं बोले, अरे राजी ते कनिष्ठ राज प्रमुख हो, राज प्रमुख ते भी हो, बाकी ते कनिष्ठ हो और एवरिस्ट है, यूं कर पोताया, ठीक है ना। तो देखो अब प्रधानमंत्री जो थे वो माणिक्यलाल बने, क्योंकि मेवाड़ रियासत आ रही थी, तो मेवाड़ के तो यही बनने हैं फिर। तो यहाँ पे इन प्रधानमंत्री जो थे उनका क्या किया, उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया, गोकुल लाल असावा को क्या उप प्रधानमंत्री, ठीक है। राजधानी बना दिया, उदयपुर को उद्घाटन किया नेहरू जी ने। बस यही है एकीकरण। बताओ, मैं मुझे बता देना आप, क्या आपको एकीकरण में मजा आ रहा है कि नहीं, आपको आसान लग रहा है कि नहीं। अब सिर्फ कमी एक ही है, मुझे भी लगता है कई बार, डिजिटल बोर्ड की, और वो कमी लगभग 15-20 दिन में पूरी कर देंगे, फिर कुछ भी कमी नहीं रहने वाली है। फिर तो अपने धुआंधार वीरेंद्र सहवाग वाली बैटिंग करेंगे, ओपनिंग बैट्समैन आता था धुआंधार, वो वाली करेंगे अपन। लगभग मेरी तैयारी के साथ में पूरी आऊंगा और पूरी व्यवस्थित, लेकिन लाइव क्लास की वहां भी इच्छा न करें, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ वो ये है कि लाइव क्लास जो है समय काफी चला जाता है, ना तो आपके पास में इतना समय है, ना मेरे पास में इतना समय है, ठीक है ना। आप तो सोचते हैं हमारे पास तो खूब समय है सर, हम तो बैठ के देख सकते हैं 1-1.5 घंटा। नहीं है आपके पास, आप अपने समय को पहचानो, आपके पास में समय नहीं है, ये समय ही बाद में काम आने वाला है। इसको जो है बिल्कुल सही, एक एक मिनट एक एक सेकंड का हिसाब रखो। बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसा है कि जब मैं 2015 के अंदर रीट की तैयारी कर रहा था, इतना जुनून था कि एक एक सेकंड की मतलब अहमियत समझते थे। यहां तक कि कई बार जो है अब जाने दो, मतलब किताब हर जगह साथ में रहती थी। मान लो मार्केट कोई काम से जा रहे हैं, सब्जी लेने भी भेज दिया ना घर वालों ने, तो वहां पे भी किताब लेके जाते, क्या पता वो तोलने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, फटाक 2 प्रश्न पढ़ लेंगे, अपना फायदा हो जाएगा। इतना मतलब होता है समय का मैनेजमेंट, एक एक समय मतलब एक एक सेकंड कीमती है, और इसको पहचानना बहुत जरूरी है यदि वास्तव में सफल होना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों, इसे आपने समझ लिया है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, आनंद आने वाला है आपको, तो पहले इसको नोट करो, फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अब साथियों देखना क्या हुआ, अभी तक अपन ने 3 चरण पढ़ लिए, अब चौथे चरण की स्थापना जो है 30 मार्च 1949, ठीक है। अब चौथे चरण में क्या होता है, देखो मेवाड़ मिल गया और वो इतनी रियासतें मिल गई, 9+1 अपन ने पढ़ी वो। अब बाकी क्या क्या रहे, एक तो सिरोही बाकी रहा, एक जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाली रियासतें बाकी रही है ना। देखो जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर ये बाकी रही। तो अब ये रियासतों को मिलानी थी, तो इनके भी वहां पे यही स्थिति है कि अब इनको मिलाने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए क्या है, अब वही राजा जो है वो स्वतंत्र रखना चाहते थे। अब इसमें से देखो जो जैसलमेर का प्रशासन है ना, वो तो केंद्र को दे दिया गया, जैसलमेर का प्रशासन केंद्र को, और सिरोही जो था वो दिल्ली के अधीन दे दिया गया, ठीक है। तो वहां पे अब पीछे कौन सी बची, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, शर्तों के अनुसार ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी,
ठीक है। तो इनके राजा भी यही चाहते थे कि हम हमारे स्वतंत्र राज करेंगे, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रजामंडल और वहां की जनता क्या चाहती थी कि जो है संघ के साथ में मिलना पड़ेगा, यदि हमें आगे बढ़ना है तो धारा के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर वापस वही समझौतों का दौर चला और ये सारी चीजें होती है, और उसके बाद में अंत में जो है ये इसके अंदर मिल जाते हैं। फिर तय वापस वही राज प्रमुख महाराज प्रमुख वाली बात अड़ जाएगी कि अब करें क्या। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इसके अंदर एक ठिकाना भी मिलता है, ठीक है ना, लावा, जो जयपुर में मिलाया गया। फिर क्या करते हैं कि राज प्रमुख जो है वो मान सिंह को बनाते हैं राज प्रमुख। इन्होंने भी शर्त रख दी कि मैं बनूंगा। तो राज प्रमुख अब समस्या आटे है कि भाई मान सिंह जी ने बनावा तो भोपाल सिंह जी ने बैठ जाए ना, भोपाल सिंह जी का इलाज करा। तो मतलब उस समय ना सरदार पटेल और यूपी मेनन और क्या दिमाग लगाते थे वास्तव में, कि बात क्या है, पद की है ना, इनको तो पद की बात है। तो पद, अब क्योंकि वो भी तो कमिटमेंट पे आए थे भोपाल सिंह जी कि मैं तो आजीवन राज प्रमुख रहूंगा, हम दोनों जना अड़ जाए जन आगे बढ़ना मुश्किल है, एक जना ने झुकना ही पड़े। पर है तो पुष्पा राज गए जो मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं यार, झुकना पड़े, झुकने की जगह नहीं, नहीं झुके टूट जाए, है ना। कई डायलॉग है रे, पुष्प समझ के फ्लावर समझा क्या आग है मैं, ठीक है ना, वही था ना शायद, यही है। देखो दिन देख के बड़ी कमेंट करेला कि हाँ सर गुरु जी वही है। देखो इसमें मिला दिया। अब राज प्रमुख मान सिंह को बनाया गया, लेकिन भोपाल सिंह जी राजी करवा वास्ते कहीं करो महाराज प्रमुख कर रहे हैं, दाता थान तो महाराज प्रमुख बनावा नहीं, राज प्रमुख में कह रहा क्यों है, राज प्रमुख मान सिंह जी ने बना थे तो यार पुरानी रियासत है, आपने महाराज प्रमुख बनावा। अरे भाई महाराज प्रमुख ठीक है बनाओ, हाँ तो महाराज प्रमुख बना दिया भोपाल सिंह जी को, ठीक है। अब उप राज प्रमुख भीम सिंह जी थे ही, एक दो ऐसे मतलब जोड़ते हैं, लेकिन भीम सिंह जी का आप ध्यान रखें, उप राज प्रमुख ये थे। उद्घाटन किया सरदार पटेल ने, ठीक है। आगे बात पल्ले पड़ गई, वो हो गयो आप रे चौथा चरण हो गया। और देखो अधिकांश रियासतें अब यहाँ मिल गई है, ठीक है, अधिकांश मिल गई। एक तो मत्स्य संघ अलग है और एक सिरोही वो अलग है, लेकिन अधिकांश जो है मिल चुकी है। अब जब अधिकांश मिल गई है तो एक मतलब बड़े राजस्थान का निर्माण हो चुका है, तो फिर यहाँ पे राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस संघ को मिलाने के लिए राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने इन सबको मिलाने के लिए बहुत प्रयास किया है, तो उनका भी नाम ध्यान में रखें आप, ठीक है। यहाँ लिख दूं राम मनोहर लोहिया का प्रयास, ठीक है, बहुत प्रयास रहा है। अब चलते हैं पांचवें चरण की ओर। अब क्या मत्स्य संघ अलग से पड़ा हुआ था, अब उसको मिलाने का समय आ गया। मत्स्य संघ मिलता है आपके पांचवें चरण के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, संयुक्त वृहत राजस्थान। नाम सभी के याद रखना। इसकी दिनांक क्या है, 15 मई 1949। डेट मैं याद करवा चुका हूं आपको ट्रिक से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ का मिलन होगा। इसमें शामिल रियासतें कौन सी है, वृहत राजस्थान, और इसके अंदर मिलेगा मत्स्य संघ, ठीक है। अब ये कैसे मिलता है वो सुनो। मत्स्य संघ जो है अलग से बनाया गया था, एबीसीडी वाला फॉर्मूला आपको बता दिया था, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब मत्स्य संघ जब बनाया था तब इन चारों मतलब रियासतों के शासक को बताया गया था कि भविष्य में हम चाहेंगे तो आपको राजस्थान में मिला सकते हैं, हम चाहेंगे तो आपको यूपी में मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आपको इसमें मिलना पड़ेगा। तो उस समय इन्होंने एग्री किया था कि हाँ ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब जब मिलने की बारी आती है तब इनको कहा जाता है कि आपको राजस्थान संघ के अंदर मिलाया जाएगा। तब इनके क्या होता है, देखो अलवर और करौली तो एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम मिल जाएंगे, लेकिन भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी आपको पता है, ये एग्री नहीं होते कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, राजस्थान के अंदर हम नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया, दो एग्री है दो एग्री नहीं है। फिर वापस जो है वीपी मेनन और इनकी बात आती है, और इसको मिलाए कैसे। तो इनको फिर ये कहा गया कि आप देखो अकेले, जब मेवाड़ के शासक थे वहां जनता की बात सुनेगी, आप अकेले आपका फैसला नहीं कर सकते, जनता का फैसला। अब ये सिर्फ आपका फैसला नहीं रहा है, अब इसमें जनता का फैसला है। जनता क्या चाहती है, जनता है तो राजा है, जनता ही नहीं है तो राजा कहां से होगा। तो फिर ये बात आ गई। जब फिर क्या उनको मतलब एक तरीका निकाला गया कि जनता की राय ली जाए कि इसमें क्या किया जा सकता है, तब एक कमेटी का गठन किया गया। उस समिति का नाम था आपके शंकर रावदेव समिति। अभी तक अपन क्या करते हैं, अपन सीधा पढ़ते आए शंकर रावदेव समिति की सिफारिश के आधार पर इस मत्स्य संघ को इसमें मिलाया। लेकिन शंकर रावदेव समिति का गठन क्यों किया गया, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। और जो चीजें ट्रिक्स बता रहा हूँ वो ट्रिक्स है। और कई जन हर साथी माते हाँ लौटे, अरे यार वो करे कहीं है और तो सब कुछ ही बता दिया है इन क्लास में हमें, मतलब यार
आयोग कटू है आयोग कोई कौन है। जो विद्यार्थी यार पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ाना चाहते हैं, बस डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सीधे चल रहे हैं। देखो शंकरराव देव समिति गठित हो गई, शंकरराव देव समिति गठित हो गई और अब जो है चल पड़े। अब देखो शंकरराव देव समिति ने जनता की इच्छा जानी और जनता की इच्छा ये थी कि राजस्थान के अंदर मिलाया जाए। अब जनता की इच्छा आ गई इनकी सिफारिश पर, फिर इन्होंने सिफारिश कर दी, जनता ये चाहती है कि इनको राजस्थान में मिलाया जाए, तो बृहद राजस्थान के अंदर इनको मिलाया जाए, स्वीकृति मिल गई। फिर इनको क्या कर दिया, बृहद राजस्थान के अंदर मिला दिया और फिर इसका नाम हो गया संयुक्त बृहद राजस्थान। यहाँ पे फिर कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने, राज प्रमुख वही रहेगा, प्रधानमंत्री वही रहेगा, राजधानी वही रहेगी, क्योंकि इसको सीधा सीधा इसमें मिलाया है। ठीक है, यहां से बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब कोई समस्या आपके यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं अगला, आपके देखो 5 चरण हो गए, छठा और 7वां चरण, इसमें अब सिरोही वाली स्टोरी आएगी। अब सिरोही की आपको मतलब बहुत बढ़िया स्टोरी है, वो बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो बढ़िया तरीके से, और उम्मीद कर रहा हूं इसके बाद एकीकरण की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नोट करो चलो। अब साथियों पीछे आपके क्या बचता है, पीछे बचता है एक तो सिरोही और एक बचता है अजमेर। तो अब देखो सिरोही पे कैसे उठापटक चलती है। उससे पहले बता दूं, शायद क्लास के अभी इसी क्लास में शायद मैंने फ्लो में सिरोही को केंद्र के अधीन या शायद दिल्ली के अधीन ऐसा बोला होगा, तो देख लेना, उसको बंबई के अधीन मानना कि बंबई को इसका प्रशासन दे दिया था। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि सिरोही है, अब सिरोही को सरदार पटेल खुद और गुजरात के नेता चाहते थे कि सिरोही को मिलाया जाए गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके उन्होंने तर्क भी दिए। उन्होंने तर्क ये दिया कि सिरोही में देखो जो दर्शनीय स्थल है वहां पे ज्यादातर हमारे गुजरात की पब्लिक आती है, तो हमारे गुजराती आते हैं, तो गुजराती जो आते हैं तो यानी कि ये तो गुजरात मिलना चाहिए, ज्यादातर गुजराती आते हैं। दूसरा कि यहाँ सिरोही का जो राज परिवार है वो भी गुजरात के काठियावाड़ी राज परिवार से संबंध रखता है। तो इन सभी तर्क को देते हुए इन्होंने क्या कहा कि सिरोही को गुजरात के अंदर मिलाना चाहिए, और ऐसे करके और दबाव बनाया गया और राजपुताना रेजिडेंसी से हटा के इसका जो है अधिकार भी गुजरात रेजिडेंसी को दे दिया गया। इतना इतना होते ही मारवाड़ के जो नेता थे यानी कि राजस्थान के जो नेता थे वो एक्टिव हो गए, जिसमें गोकुल भाई भट्ट और ये सब थे, तो इन्होंने एक्टिव हो गए। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, सिरोही मिलेगा तो राजस्थान में मिलेगा, और इन्होंने भी तर्क दिए। इन्होंने तर्क ये दिए कि यहाँ की भाषा संस्कृति देखो, यहाँ की भाषा संस्कृति देखोगे तो ये पूरी पूरी यहाँ से मिलती है, तो इस आधार पे यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि राजस्थान में एक भी हिल स्टेशन नहीं है, तो हिल स्टेशन एक तो राजस्थान में चाहिए, बाकी ऐसे थोड़ी होगा कि आप सारे के सारे ले जाओगे। और तीसरी बात कि हमारे जो शासक थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये, यहाँ ग्रीष्मावकाश करते थे सारे के सारे, बार बार गुजरात थोड़ी आएंगे, टैक्स भरेंगे क्या इतना, और भी वो भी शासक। तो फिर ऐसे करके और इन्होंने दबाव बनाया, इन्होंने दबाव बनाया, अब करे तो भाई करे क्या। तो फिर इन्होंने रियासती विभाग ने क्या किया, उठापटक खूब हुई, इसमें बहुत सारी उठापटक हुई, लेकिन गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं इनकी मुख्य भूमिका रही, काफी अच्छा प्रयास किया इन्होंने। और अंत में हुआ क्या, यह डिसीजन लिया गया कि सिरोही को 2 भागों में बांटा जाए। आबू और देलवाड़ा जो है वो तो बंबई के अधीन दे दिए, यानी पहले जो प्रशासन उनके अधीन दिया था उनके अधीन ही, क्या आप ये इसके प्रशासक रहोगे, बंबई के अधीन दे दिए। और बाकी जो सिरोही बचा था उसको राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। और कब मिलाया, 26 जनवरी। ये देखो आज आप ये क्लास 26 जनवरी को ही देख रहे हो, और ये देखो अब 26 जनवरी 1950 को ये छठा चरण है राजस्थान संघ नाम से। रियासतें कौन सी, संयुक्त बृहद राजस्थान के साथ में क्या मिलाया गया, सिरोही को। इसमें आबू देलवाड़ा इन दोनों को छोड़ दिया गया और यहाँ पे राज्य का विधिवत नाम राजस्थान आ गया राजस्थान संघ के अंदर। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इस तरीके से इसको सिरोही को मिलाने के अंदर ये भूमिका रही थी। अब देखो ज्यादातर अभी भी देखते हैं ना अपन, तो पर्यटक जो है गुजरात के आते हैं यहाँ, और यदि ये एक्टिव नहीं रहे होते यहाँ के नेता राजस्थान के, तो ये कब से ही गुजरात में जा चुका होता। तो सिरोही को हम गुजरात के अंदर पढ़ते फिर। तो अब देखो अब क्या होता है, अब 7वां चरण, अब आते हैं अपन 7वें और अंतिम चरण पे एकीकरण के। ठीक है ना। देखो क्लासेस मुझे पता है आपको बेहतरीन लगती है, और शेयर करने में कंजूसी न करें, अपने सभी साथियों को जोड़े, हमें भी पढ़ाने का मतलब हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारे इतने विद्यार्थी हमारा इंतजार कर रहे हैं क्लास का, तो कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से क्लासेस दी जाए। और ये प्रयास निरंतर रख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे। तो जितने ही हो सकते हैं आप शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखो क्या हुआ, 7वां चरण राजस्थान, इसका नाम राजस्थान है। ठीक है,
अब 1 नवंबर 1956 को, अब यहाँ पे क्या होता है सुनना। अब देखो, एक तो आबू देलवाड़ा, ठीक है, आबू देलवाड़ा को भी यहाँ पे मिला दिया गया इसमें, मतलब आबू देलवाड़ा का भी दबाव बनाया गया है राजस्थान के नेता, क्यों दो भागों में बांटोगे, आबू देलवाड़ा के कारण ही तो हमने पूरा लफड़ा किया है, फिर बाद में इसको भी मिलाओ, तो ये दबाव बनाने पर इसको भी मिलाया, ठीक है। अब मेन जो है यहाँ पे भूमिका रहेगी अजमेर की, अजमेर को कैसे मिलाया, क्यों अजमेर तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पड़ा, अपन ने एक चिप सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश था, तो वो ये अजमेर था। और अजमेर की स्थिति ऐसी होगी कि राजस्थान के बीच में टापू जैसा हो गया, चारों तरफ से तो एक संग बन गया और वो अजमेर बीच में। अब वहां पे इस दरमियान 1952 के अपने क्या कहते हैं कि चुनाव भी हुए, तो धारासभा का गठन हुआ, तो हरिभाऊ उपाध्याय उसके मुख्यमंत्री बने, और हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रयास भी किया कि इसको स्वतंत्र रखा जाए, छोटे राज्य बनाने का तर्क देकर प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। और अजमेर की जनता जो थी, अब देखो यहाँ भी वही बात होती है, नेता या शासक होते हैं वो तो चाहेंगे कि नहीं मिले, और जनता जो थी वो कहेगी हमारे भी आना जाना सब जगह, तो हम बार बार वहां चारों तरफ तो हमारे पूरा का पूरा राजस्थान संघ है, और हम इसके अंदर अकेले बीच में कैसे रह जाएंगे। तो इसके बाद में जो है ये नेता जो थे राजस्थान संघ वाले, ये गए अपने राजस्थान ये राज्य पुनर्गठन आयोग के पास में, जो फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उनसे ये बातें बताई कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, और ये बात इनके पास पहुंच चुकी थी, और उसके बाद में इनकी सिफारिश पर फिर अजमेर को मिला दिया गया पूरी तरीके से अंदर, और इस तरीके से पूरा जो वर्तमान राजस्थान आप देखते हो उस राजस्थान का गठन हुआ। इसके साथ में यहाँ पे जो है सुनील टप्पा जो मंदसौर एमपी से लेकर राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान से जो है सिरोंज को लेकर एमपी के अंदर मिलाया गया, और ये अंतिम चरण है और अंतिम बदलाव इसमें ये होते हैं। और वर्तमान जो राजस्थान आप देखते हो वह अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 1956 को, और इस तरीके से 7 चरणों में अपन ने पढ़ा ना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, तो इतने चरणों में ये जो चला है पूरा प्रोसेस, और किस तरीके से चला है, कितनी उठापटक हुई, किस किस के प्रयास हुए, किस तरीके से आपको याद रखना है, सारी चीजें बताने के प्रयास किए मैंने आपको। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, अब यहाँ पे राज प्रमुख का पद हो गया समाप्त, और फिर यहाँ से राज्यपाल स्टार्ट हो गया, और चौथा चरण जो था वहां से मुख्यमंत्री गिना जाता है वैसे, लेकिन अपन प्रधानमंत्री पढ़ते आए किताबों के अंदर, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, और राजस्थान को जो है 20 श्रेणी के अंदर रखा गया, 4 श्रेणियां बनी थी ABCD, उसमें से 20 श्रेणी के अंदर राजस्थान को रखा गया, और राज्यपाल का पद यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये साथियों आपका मतलब शुरू से लगाकर और एकीकरण को चढ़ाव के साथ में उतार पे लाया है, और पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में तो समस्याएं कहीं रहती नहीं है, ये याद कर लिया ना इतना, तो आप एकीकरण में तो वैसे ही बाजी मार लोगे। आखिर में पूछते ये बस घुमा फिरा के पूछा जाता है, और जो घुमा फिरा के पूछते हैं उसकी भी तो उसके लिए भी तो हम आपको तैयार कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में यही तो चीज आपको दी है, मतलब सारे प्रश्न जैसे बनते हैं उठा पटक के द्वारा, जितना आपके दिमाग का मंथन हो सकता है सारा होकर, और फिर उसमें से क्रीम ही निकलेगी। तो वो वाली चीज आपको फिर अभ्यास भी करवाया जा रहा है साथ साथ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे जो चीज है वो अन्य कई भी जगह आपको नहीं मिलेगी, चाहे कितने ही घूम लो, चाहे कितने ही घूम लो, क्योंकि उसके लिए कॉपी पेस्ट वाला सिद्धांत हमने रखा ही नहीं, हम खुद उस पर मेहनत करते हैं, अंदर से प्रश्न बनाते हैं कि एग्जामिनर का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा होगा, और उस तरीके से प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। साधुवाद देता हूं मेरे जो टीम मेंबर जुटे हुए हैं, और सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, जिनको अनुभव है, और वो मतलब साधुवाद उनको इसलिए है कि वो अपनी मतलब सुखों का त्याग करके और इस तरह की टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। जिस तरीके के विद्यार्थी देखते हैं ना, उनके वास्तव में दिल से दुआएं निकलती है कि सर 50 रुपए में ये चीज हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से भी मिल सकती है। तो यही तो साथियों काम करने का तरीका है, पैटर्न है, और इसी तरीके को जारी भी रखेंगे। आप चिंता बिल्कुल ही न करें, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का आप आनंद उठाएं, और पढ़ाई के अंदर कोताही न करें। आनंद उठाने का मतलब ये नहीं है कि थगड़ियां में रोता फिरो, वो भी नहीं करना है। किताबों से प्रेम कर लो, ये किताबें आपको मंजिल तक पहुंचा देगी, और यदि इनसे प्रेम न हुआ तो समझ लो कि अभी आपको काफी कुछ प्रेम के बारे में सीखना बाकी है। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, इसे नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से और पढ़ लेना, हाथों हाथ याद कर लेना। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।